हेलो प्यारे बच्चों, माई एग्जाम्स डॉट ए आई चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एनटीए की तरफ से जेई मेंस 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और अब जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो बच्चों के कुछ डाउट्स आने लगे हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप अगर एनटीए के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अपने आप को जेई मेंस 2026 जनवरी सेशन के लिए अगर रजिस्टर कर रहे हैं, तो वहाँ किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर एलिजिबिलिटी प्रूफ एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों, फॉर्म फिलिंग करते समय आप जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर दे रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए, उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम लिखा है तो वो नाम आपका एग्जैक्ट आधार कार्ड में रेप्लिकेट होना चाहिए। आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो वो डेट ऑफ बर्थ आपका कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए वो आपकी 10th की मार्कशीट है। सिमिलरली, आप अगर फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं तो आपका फोटोग्राफ, रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो आधार के फोटोग्राफ के साथ में मैच करना चाहिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्यूमेंट्स को फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, यानी जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं वहाँ पर पर्सनल डिटेल्स हैं आपकी, वो सारी डिटेल्स आपकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में क्रॉस वेरीफाई करनी होंगी। तो पर्सनल डिटेल्स का दिमाग में रखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आप जो भी अपने आप को बता रहे हैं वहाँ पर कि मैं 12th अपीयरिंग हूँ या 12th पास हूँ, तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देना पड़ेगा कि भाई मैं 12th इस साल 2025 में पास किया है, या मैं 12th इस साल 2025 में अपीयर हुआ हूँ और 2026 में पास आउट होऊंगा, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। सिमिलरली कैटेगरी डिटेल्स, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपकी जो कैटेगरी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेंगे। तो कैटेगरी रैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फाइनली आपको कॉलेज दिलाने में। तो बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ लापरवाही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखने को मिला है कि कुछ बच्चे अपनी कैटेगरी वहाँ फिल नहीं करते। सपोज मान लीजिए जनरल कैटेगरी का बच्चा है, वो ईडब्ल्यूएस में भी आता है, लेकिन उसने ईडब्ल्यूएस में मेंशन नहीं किया। बाद में सोचते हैं कि यार ईडब्ल्यूएस को अब कैसे करें, तो अब नहीं कर सकते। फिर एक बार आपने कैटेगरी, अपनी जनरल कैटेगरी अगर शो की है तो फिर आप जनरल में ही रहेंगे। तो कैटेगरी को केयरफुली आपको चूज करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एज पर एडवाइजरी, आधार एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स मस्ट बी अपडेटेड बिफोर अप्लाइंग। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। सिमिलरली आधार कार्ड भी आपका आपका लेटेस्ट होना चाहिए, जिसमें आपकी फोटोग्राफ्स मैच करती हुई हों। ऐसा ना हो कि आधार कार्ड 5 साल पुराना है और वो पिक आपका अब जो रिसेंट पिक है उसके साथ मैच ही नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको दिक्कत होगी अगर आपके फोटोग्राफ्स मैच नहीं करते हैं। तो बच्चों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आधार का अपडेशन, सिमिलरली आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका अपडेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, सिंगल एप्लीकेशन ओनली। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक बच्चे को एक बार ही अप्लाई करना है, यानी कि आप एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस एक कैंडिडेट की नहीं हो सकती। ऐसा अगर होता है या आप मान लीजिए एडिटेड डिटेल के साथ में एक से ज़्यादा बार अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, सिंगल टाइम आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है बच्चों, ऑनलाइन ओनली सबमिशन एंड फी पेमेंट। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उस समय पर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। मतलब जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, इन सब बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको फॉर्म फिल करना है, जो डिटेल्स वहाँ पे मांगी गई हैं वो डिटेल्स आपको फिल करनी है। ध्यान रखेंगे अगेन कि वो डिटेल्स आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे वेरीफाई करके ही फिल करें।
आपको याद क्या है उससे मतलब नहीं है, ध्यान रखें। यानी फॉर्म फिल करते समय एक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, 10th क्लास का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट से आप चीज़ों को वेरीफाई करके फिल कर रहे हों। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आप अपने मेमोरी बेस्ड फिलिंग ना करें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फॉर्म फिलिंग करेंगे, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का नंबर आएगा बच्चों। जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिर अपलोड करने हैं। इसके बाद में फिर आपको करना है फ़ी पेमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में फ़ीस का पेमेंट आपको करना है। यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से वो पेमेंट हो जाते हैं, तो वैसा कोई इशू आता नहीं पेमेंट में। फिर आता है सबमिशन। आपने जब फीस का पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद में ही फॉर्म आपका सबमिट होगा। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया है, डेडलाइन निकल चुकी है, तो उसके बाद में फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखें बच्चों। इसमें आपको पर्टिकुलर जो डेट है, डेडलाइन जो दी गई है एनटीए की तरफ से, उसका ध्यान रखना है। उसी डेडलाइन के अकॉर्डिंग उससे पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है, फीस सबमिट कर देनी है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वायरमेंट। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों कि आपसे जो डॉक्यूमेंट जिस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मांगा गया है वही फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट देना है। सपोज मान लीजिए फोटोग्राफ्स हैं, अगर फोटोग्राफ्स आपसे मांगे गए हैं कि भाई हमें इस डायमेंशन का फोटोग्राफ चाहिए, इस पर्टिकुलर लिमिट का फोटोग्राफ चाहिए कि ये इतने केबी का ही होना चाहिए, तो फिर आप उसी लिमिट को दिमाग में रखते हुए आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ये बात ध्यान रखें। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर उसको स्कैन आपको करना है। मान लीजिए फोटोग्राफ्स जो आपके पास में है उसका साइज़ बड़ा है, तो उसका साइज़ कंप्रेस करने के लिए कई ऑनलाइन टूल्स होते हैं, कई वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को डेजिग्नेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आपको रिक्वायर्ड साइज़ है, जो आपको रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं, उसमें उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो उनका यूज़ करना है आपको, उससे आपको आसानी से ये जो फोटोग्राफ्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने में हेल्प मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है बच्चों। नेक्स्ट है करेक्शन विंडो। अब देखिए कई बार ऐसा होगा कि आप खूब सावधानी रखेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि फिल करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे कोई छोटी मोटी गलती वहाँ हो चुकी है। मेरा मानना यही है कि आप फॉर्म फिल करने से पहले ही सारी सावधानियाँ रखें, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, उन डॉक्यूमेंट्स में से देख के ही आप अपनी डिटेल्स फिल करें, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन इन केस कोई अगर गड़बड़ हो जाती है तो एनटीए करेक्शन विंडो ओपन करता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। ये आपको मालूम चलेगा एनटीए की वेबसाइट से, क्योंकि उस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आते हैं इसके। न्यूज़पेपर में भी इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं, न्यूज़ आती है, पब्लिश होती है कि भाई एनटीए की वेबसाइट पर्टिकुलर इस टाइम में करेक्शन के लिए ओपन होगी। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है, आपको थोड़ा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। तो उस करेक्शन विंडो में कुछ टाइप की जो मिस्टेक्स हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे फॉर्म की किसी भी डिटेल को और फिर से एडिट कर देंगे, नहीं। आपने कोई गड़बड़ की है तो उस केस में कुछ सेलेक्टेड गड़बड़ियां जो हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि एनटीए ने परमिट किया है। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज एंड सेंटर प्रेफरेंस। इस बार एनटीए ने 4 आपसे सिटी प्रेफरेंस के लिए मांगी हैं। हालांकि ये बात आप ध्यान रखें कि मोस्टली जो 1 या सेकंड सिटी है वो अलॉट हो जाती है, लेकिन इन केस ऐसा हुआ कि आपने जो 2 सिटी मांगी हैं वो सिटी नहीं मिली, तो फिर आपको तीसरी या चौथी सिटी जो है वो अलॉट हो सकती है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं 1 सिटी लिख दूं या 2 सिटी लिख दूं तो मेरा उससे काम चल जाएगा, नहीं। आपको 4 सिटी फिल करनी है वहाँ पर, और वो सिटी केयरफुली फिल करनी है। ये ना सोच के फिल करें कि फर्स्ट तो मुझे अलॉट हो ही जाएगा, सेकंड मुझे अलॉट हो ही जाएगा, तो थर्ड फोर्थ का क्या मतलब है। हो सकता है आपको थर्ड और फोर्थ सिटी जो है वही अलॉट हो, तो आपको इसमें लापरवाही नहीं रखनी है। तो 4 सिटी आपको वहाँ पे फिल करनी है, उन 4 में से जो सिटी अवेलेबल होगा एनटीए उसको आपको अलॉट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखिए, एडमिशन टू फर्दर राउंड्स एंड यूज ऑफ स्कोर।
बच्चों जो आप यहाँ पे 2026 में जेई मेन का सेशन 1 देंगे तो उसका जो स्कोर है उसी के बेस पे आपको जेई एडवांस 2026 के लिए एलिजिबल माना जाएगा। यानी कि जेई एडवांस 2026 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जेई मेंस का स्कोर आपका रहेगा। यानी उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं उसके बेस पे ही आपको फर्दर जेई एडवांस के लिए एलिजिबल माना जाएगा। दूसरी चीज़, इसी जेई मेंस 2026 के स्कोर के बेसिस पर एनआईटीज़ में एडमिशन, ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन, साथ ही साथ जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनमें एडमिशन आपको दिया जाता है। तो ये स्कोर अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। बच्चों अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी है, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गड़बड़ की, आप 10th अपीयरिंग आप लिख रहे हैं अपने आप को 12th अपीयरिंग, यानी किसी भी टाइप की अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में फिल कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो सकता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको एनटीए कैंसिल कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में फिल नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे ये बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ डेटा एंड कम्युनिकेशन। बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एनटीए जब भी आपको किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन देगा, वो कम्युनिकेशन के तरीके क्या होंगे, तो आपको पर्सनल कोई कम्युनिकेशन होगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर होगा। तो इसलिए आप अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो वही ईमेल आईडी वही मोबाइल नंबर आपको देना है जो कि रनिंग में हो। ऐसी ईमेल आईडी जो आप 5 साल पहले यूज़ करते थे, आपने वो मेल आईडी दे दी, आपको उसका पासवर्ड ही नहीं पता है तो दिक्कत होगी। एक मोबाइल नंबर जो कि रनिंग में नहीं है, आपने उस मोबाइल नंबर को फिल कर दिया तो दिक्कत होगी। तो ये बात ध्यान रखें, आगे के फर्दर कम्युनिकेशन उन मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर होंगे तो उनको केयरफुली फिल करना है। साथ ही साथ जो लॉगिन क्रेडेंशियल हैं आपके, यानी कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, उनको केयरफुली कहीं पर आपको सेव करके भी रखना है, क्योंकि आप जब आगे रिज़ल्ट देखेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको उन लॉगिन क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। तो इनमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे केयरफुली चीज़ें फिल करते हैं, उसके बावजूद वो उनको सेव करना भूल जाते हैं। क्या लॉगिन आईडी था, क्या पासवर्ड था, मैंने कौन सा मोबाइल नंबर दिया, कौन सी ईमेल आईडी वहाँ पर दी, नहीं पता, फिर वो परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ ये लापरवाही नहीं करनी है। जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लॉगिन क्रेडेंशियल हैं आपके, यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, उन सबको किसी एक जगह पर आपको सेफ लिख के रख लेना है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका इंपॉर्टेंस आपको बाद में फील होगा कि हाँ सर ने कुछ बताया था, उनका क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, एडमिशन टू डिफरेंट सेशंस फॉर 2026। बच्चों 2026 में आपको मालूम है जेई मेंस 2 सेशन अरेंज करने वाला है, एक जनवरी सेशन और दूसरा रहेगा अप्रैल मंथ में। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम ही है। तो बच्चों जो काम की बातें थी वो हमने सारी यहाँ डिस्कस कर ली हैं। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हैं या कोई डाउट्स हैं तो वो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाउट अपना लिख सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एनी हाउ अगर पॉसिबल हुआ तो उन डाउट्स को क्लियर करके देगी। चलिए बच्चों, मेरी तरफ से इतना ही है। माई एग्ज़ाम्स की तरफ से आपको शुभकामनाएँ। थैंक यू।